कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है कि आज के दिन हम आप लोगों को जनरल साइंस कराते हैं, क्योंकि जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मान लेना आप जनरल साइंस से नॉर्मल कम से कम 10-12 क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, और 10-12 क्वेश्चन का मतलब है कि बहुत बड़ा पोर्शन हो जाना अपना में। अभी हमारी भौतिक विज्ञान और बायोलॉजी ये 2 टॉपिक चल रहे हैं, और अभी रसायन विज्ञान हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। रसायन विज्ञान की क्लास भी आपको जल्दी कराई जाएगी, और टॉपिक बाय टॉपिक आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आप निश्चित होकर हमारे साथ जुड़े और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। फ्री क्लास है, बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लास की तरह ही हम आपको यूट्यूब पर क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। इस क्लास का आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप बस कंटिन्यूटी के साथ प्रतिदिन क्लास अटेंड करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए आइए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, और ये पार्ट 2 है। मैं आपको बतला दूं, पार्ट 1 हमारा पिछली क्लास में हुआ था, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 है, और विषय है, आप लोगों को पता होगा, भौतिक विज्ञान, ठीक है। हम साइंस या किसी भी सब्जेक्ट को एनसीईआरटी प्लस हायर जो बुक है उन दोनों का सार लेके आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। आपको हमारी क्लास लेने के बाद छोटे से छोटा एग्जाम और बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक करने में सफलता प्राप्त होगी। तो आप जुड़िए बस कंटिन्यूटी के साथ। देखिए परिभाषा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा की जो परिभाषा है वो क्या है। किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा होती है, विशिष्ट मतलब उसकी जो अंदर की ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। जैसे अभी पानी है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा उदाहरण के लिए बतला रहा हूं 5 है, 5 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने ये गर्म करना शुरू करा, पानी गैस पर रखा, चूल्हे पर रखा, हीटर पर रखा, कहीं भी चीज पे, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा 5 से बढ़ के 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई, इस तरह एकांक ताप में वृद्धि उत्पन्न कर दी। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। इसे सी द्वारा, सी मतलब सेल्सियस द्वारा मापा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, किलोग्राम या केल्विन होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक जूल, किलोग्राम या केल्विन होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये याद रखना, ताप में एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न है। एकांक मतलब 1 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट नोट है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। सपोज अगर हमें 10 डिग्री तापमान बढ़ाना है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? 10 कैलोरी की आवश्यकता होगी। 2 डिग्री बढ़ाने तो 2 कैलोरी की आवश्यकता होगी। 20 डिग्री बढ़ाने तो 20 कैलोरी की आवश्यकता होगी। जितनी भी डिग्री बढ़ाना है इतनी ही कैलोरी की आवश्यकता होगी। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी ग्राम या डिग्री सेल्सियस होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी या ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है।
इसीलिए जल की विशिष्ट ऊष्मा अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन दे देगा, निम्न में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सभी पदार्थों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है? तो आप याद रखना किसकी होती है सबसे ज़्यादा? जल की विशिष्ट ऊष्मा। देखिए एग्जाम्पल 4, पदार्थ और विशिष्ट ऊष्मा जूल या किलोग्राम में मापी जाती है विशिष्ट ऊष्मा, ये भी याद रखना आप। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 4200 जूल या कैलोरी, सबसे ज़्यादा है। बर्फ, जल के बाद दूसरा स्थान बर्फ का है, ठीक है, क्रम है, क्रम लगवाया मैंने आप लोगों को। तीसरा स्थान लोहे का है, चौथा स्थान केरोसिन तेल का है, पांचवा पारे का है और छठा लेड का है। लेड मतलब शीशे का है। तो ये क्रम है। क्वेश्चन ये भी दे सकता है, निम्न में विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसकी है? तो सबसे ज्यादा अगर हो जाए, ऑप्शन देख लो किसके अकॉर्डिंग क्या है। कभी कभी जल नहीं देता, बर्फ दे देता है, लोहा केरोसिन वगैरह दे देता है। तो उनमें सबसे ज्यादा जिसकी पूछी है वो है, और सबसे कम पूछी है तो लेड है फिलहाल इनमें। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ऊष्मीय प्रसार, दूसरा इसमें टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय मतलब ऊष्मा का प्रसार, प्रसार मतलब संचरण, फैलाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कम आयतन से ज्यादा आयतन में। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में वृद्धि होती है। मतलब जैसे ही हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे, सपोज दूध को जब तक हमने गर्म नहीं करा उसकी लंबाई कुछ और होगी, द्रव्यमान कुछ और होगा, क्षेत्रफल कुछ और होगा। लेकिन जैसे ही हम उसे गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई में भी वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में भी और आयतन में भी। तो इसे ही कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। दूसरा है, तीसरा, जल का असामान्य प्रसार। जल का असामान्य प्रसार, सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं। मतलब कोई भी लिक्विडिटी हो, दूध हो, पानी हो, घी हो, ऑयल हो, XYZ जो द्रव है, लिक्विड है, तो उनमें आयतन में वृद्धि होती है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, क्या ठोस और द्रव दोनों में से गर्म करने पर किसका आयतन बढ़ता है, किसका नहीं बढ़ता है? तो द्रव का आयतन हमेशा बढ़ेगा, ठोस का आयतन नहीं बढ़ेगा, घटेगा। सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। याद रखना, जल एक ऐसी चीज है, अगर उसे हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर लाए, गर्म करें, तो उसके आयतन में माइनस होगा, घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि वो भाप बनकर उड़ जाएगा। तो आयतन तो कम ही होना है, जाहिर सी बात है, आयतन कम होगा। जब कोई चीज़ अगर 1 लीटर है और 1 लीटर में से उसमें 100 ग्राम उड़ गई, भाप बन गए, तो 900 ग्राम रहेगी, तो आयतन में कमी आएगी नहीं आएगी? तो वही बात है। तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव है, जो उसका फैलाव है जल का, 4 डिग्री टेम्परेचर से अगर हम उसे ऊपर ले जा रहे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आयतन में 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटेगा जल का, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जल का आयतन बढ़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका कारण है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो याद रखना, यह भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कितनी डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का घनत्व बढ़ेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व
कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऊष्मा का संचरण। ये देख लिएगा, ऊष्मा का संचरण मतलब फैलाव, प्रसार। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण, ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूं फैलाव, कहा जाता है। इसकी 3 विधियां हैं मतलब किसकी 3 विधियां हैं? संचरण की, फैलाव की। एक तो है चालन विधि, एक है संवहन विधि और एक है विकिरण विधि। तो अब याद रखना, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर अगर किसी वस्तु में, किसी बीकर में कोई चीज़ गर्म करी जा रही और फिर वो चीज़ नली के अंदर डाली जा रही, तो उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर ऊष्मा का संचरण या फैलाव उसे कहा जाता है। या कोई छोटी वस्तु है, छोटा बीकर है, फिर उसी बड़े बीकर में डाल दिया जाए तो वो भी फैलाव हो जाएगा। छोटे बीकर में उसका फैलाव कम रहेगा और बड़े बीकर में उसका फैलाव ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी 3 विधियां हैं, अभी करेंगे। चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। अब इन तीनों को देख लेते हैं क्या है इसके बाद। चालन देखिए, चालन क्या होता है? चालन, अभी 3 चीजें पढ़ी ना हमने, चालन, संवहन और विकिरण। अब इनके बारे में जानते हैं कि होता क्या है, क्योंकि एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में, मतलब किसी भी वस्तु में, कोई बीकर हो, कोई भी चीज हो, पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचाती है। ठीक। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक चीज से दूसरी चीज तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचाती है। मतलब ऊष्मा जो होती है वो अपने स्थान पर ज्यों की त्यों रहेगी, जहां है वहीं रहेगी, लेकिन दूसरे पदार्थ में उसे पहुंचा देगी, उसका प्रसार कर देगी, उसे दूसरे पदार्थ में भेज देगी। तो उसे कहते हैं चालन। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। जैसे कोई लकड़ी है, अगर लकड़ी है वो गर्म कर दी जाए, आग पे रख दी जाए, इतनी जल्दी तो फूकने वाली नहीं है, तो उसमें जो ऊष्मा होगी, जो इसकी हीट बढ़ेगी लकड़ी की, लकड़ी के टुकड़े की, ये है और ये आग है, तो ये इसकी हीट बढ़ेगी। तो इसकी हीट जो बढ़ेगी वो चालन विधि द्वारा ही, मतलब इसमें जो चालू होगी विधि, जो इसका फैलाव होगा ऊष्मा का, जो ऊष्मा इसमें भेजेगी एक वस्तु से अपने स्थान से दूसरे स्थान की ओर, तो उसे कहते हैं चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट, संवहन नंबर 2। संवहन, इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के, इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। याद रखना, संवहन में क्या होगा, कोई पदार्थ है और उसके कण हैं, छोटे छोटे कण हैं जो उसके, तो उस पदार्थ से क्या तो टूटकर उसमें जाएंगे, पहुंचेंगे, या फिर वैसे ही उसमें पहुंचेंगे छोटे छोटे कण, राख के द्वारा, डस्ट के द्वारा, धुएं के द्वारा। इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती है, जिन्हें संवहन धारा कहा जाता है। ठीक है। इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है, फैलाव के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती है, जिन्हें संवहन धाराएं कहा जाता है। संवहन चलने वाली धारा है, फैलने वाली धारा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में फैलना। नोट, संवहन विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। संवहन जो विधि है
क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें उष्मा की हानि बड़े पैमाने पर होती है या तेज गति से होती है, वो होती है संवहन विधि में। दूसरा है गैस एवं द्रवों में उष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। जो गैसीय पदार्थ है और जो द्रव है लिक्विड है, जैसे दूध, पानी, तेल, घी, पेट्रोल वगैरह वगैरह में उष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा ही होता है। नोट नंबर 3, हमारा वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि हमारा वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है। आपको दे देगा चालन विधि, विकिरण विधि, संवहन विधि। तो हमारा जो वायुमंडल गर्म होगा, उसका टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो संवहन विधि के द्वारा ही बढ़ेगा। क्लियर? वायुमंडल किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा क्या होता है? गर्म होता है। नेक्स्ट है विकिरण। तीसरा है विकिरण। इसमें उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना किसी माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है। अब याद रखना विकिरण क्या है। इसमें उष्मा गर्म वस्तु से, कोई सपोज ये है, एक ये नली है, ये गर्म है, और एक ये नली है, ये ठंडी है। तो उष्मा का जो प्रसार होगा इसमें होगा गर्म से ठंडी की ओर। ठीक है, ये गर्म है तो गर्म से ठंडी की ओर उष्मा का प्रसार होगा, फैलाव होगा या फिर विकिरण होगा। इसमें उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के, उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक चली जाती है, की सहायता के तथा बिना माध्यम के को गर्म किए, बिना किसी चीज को गर्म किए प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल सीधी होती है, विकिरण सीधी होती है, रेखा में संचारित होती है। प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है न्यूटन का शीतलन का नियम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में, शीतलन का जो नियम है वो किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समान अवस्था रहने पर, दो वस्तुओं की इक्वल अवस्था है, बराबर अवस्था है, वो भी उसी कंडीशन में है, वो भी उसी कंडीशन में है, रहने पर विकिरण द्वारा, विकिरण मतलब फैलाव द्वारा वस्तु के ठंडा होने की दर, कोई वस्तु है अगर एक गर्म है, वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। सपोज ये पतीला है, कोई बीकर है, ये बीकर है, ठीक है, और एक ये बीकर है, तो ये दो है, ये भी बीकर है और ये भी बीकर है। तो इसमें सपोज हमने दूध रखा या घी रखा या तेल रखा, पूरा टेम्परेचर पे गर्म कर दिया, तो अगर इसके आसपास का टेम्परेचर, चारों ओर का इन्वायरमेंट या टेम्परेचर गर्म होगा तो वस्तु देर में गर्म होगी, याद रखना। और दूसरे बीकर में हमने वही चीज रखी और उसके आसपास का टेम्परेचर ठंडा है, अच्छी हवा चल रही है और कोई भी मतलब गर्म चीज नहीं है, तो वो वस्तु जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब ये है वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी, मतलब जैसे अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है
और उसका 10 डिग्री टेम्परेचर आ गया, 30 डिग्री वो ठंडी हो गई, 10 डिग्री रह गई, जो होती जाएगी उसके ठंडा होने की दर कम होती जाएगी। क्यों होता जाएगी? क्योंकि जो उसके अंदर ऊष्मा है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगी। तो जितनी ज़्यादा गर्म होगी वस्तु इतनी जल्दी ठंडी होगी, और जितनी ठंडी होती जाएगी इतनी ही वो देर में ठंडी होगी, क्योंकि उसमें जो ऊष्मा की निकलने की दर है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा किर्चहॉफ का नियम देखिए क्या है। किर्चहॉफ ने क्या कहा है? इस नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अवशोषक मतलब जो ऊर्जा का ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छे अवशोषक वो ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, उन्हीं से ज़्यादा उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को एक समान ताप पर, कोई काली वस्तु है और एक वाइट वस्तु है, ब्लैक और वाइट, दोनों को सेम डिग्री टेम्परेचर पर 10-10 डिग्री टेम्परेचर पर उदाहरण के लिए गर्म कर लिया जाए, गर्म करके रखा जाए, तो काली वस्तु अधिक विकिरण ऊष्मा उत्सर्जित करेगी, क्योंकि आपको पता है कि काली वस्तु ऊर्जा का अच्छा अवशोषक होता है, ज़्यादा ऊर्जा एब्जॉर्ब करती है, और जबकि वाइट वस्तु या सफ़ेद चीज़ें ऊर्जा का कम अवशोषक होता है और ऊर्जा को कम एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। तो किर्चहॉफ का जो नियम है वो ये कह रहा कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, मतलब जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को वो ही ज़्यादा उत्सर्जक करते हैं। उदाहरण इन्होंने दिया कि काले और सफ़ेद वस्तु को सेम टेम्परेचर पर सेम समय पर गर्म करके रखा जाए, तो उसमें अंधेरे कमरे में अगर रख दिया जाए तो काली वस्तु ज़्यादा चमकेगी, सफ़ेद वस्तु कम चमकेगी। क्यों? काली वस्तु इसलिए ज़्यादा चमकेगी, वो ऊर्जा का अच्छा अवशोषक है, ज़्यादा ऊर्जा एब्जॉर्ब करती है, जबकि सफ़ेद वस्तु ऊर्जा का कम अवशोषक है और वो ऊर्जा को कम एब्जॉर्ब करती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्मियों में काली वस्तु, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सफ़ेद कपड़े पहनने ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो गर्मी भी कम ही लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद स्टीफेन का नियम। एक स्टीफेन हुए, उन्होंने क्या नियम दिया है देखिए। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई मतलब एनर्जी, उसके परमताप मतलब टेम्परेचर, एनर्जी और टेम्परेचर के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब चौथा हिस्सा। स्टीफेन ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु जिसकी एनर्जी और टेम्परेचर होता है जिसमें, वो किसी भी अनुक्रमानुपाती का चौथा हिस्सा होता है, चौथा भाग। नेक्स्ट पॉइंट, ऊष्मा गति का। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊष्मा गति की। ऊष्मा गति दो प्रकार की होती है, या इसके दो नियम हैं, याद रखना दो नियम है। नंबर 1 प्रथम नियम, नंबर 2 दूसरा नियम। तो ऊष्मा गति के कितने नियम हैं? 2, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या है देखते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा को बचाता है, लेकिन ये याद रखना ऊर्जा का जो प्रथम नियम है ये हमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं बताता, ऊर्जा किस डायरेक्शन में जाती है, कैसे चलती है, कैसे संचरण होती है, ये नहीं बताता, ये दूसरा नियम बताता है। यह ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। याद रखना, प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को बताता है। किसी वस्तु या निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पर ताप बढ़ता है। ये कह रहा अगर किसी वस्तु का इंटरनली तापमान बढ़ा दिया जाए, आंतरिक ऊर्जा बढ़ा दिया जाए, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, उसका तापमान बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है बाह्य कार्य में, अगर किसी कोई कार्य बाह्य तरीके से हो रहा है जिस पे बाहरी बल लग रहा, तो उस पर भी जितना बल लगेगा इतनी ही वो वस्तु तेज होगी, इतनी वो वस्तु धीमी होगी,
इतनी वो वस्तु में ठहरा हुआ आएगा। ठीक है। नोट, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है, निम्न में कौन शुष्क बर्फ का रूप धारण कर लेती है या कौन शुष्क बर्फ के रूप में ट्रांसफर हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मागति का दूसरा नियम क्या है? यह क्या कहता है? देखिए, यह ऊष्मागति के प्रवाहित होने की दिशा बताता है कि ऊष्मा जो है किस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, कैसे प्रवाहित होगी, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण होगी, फैलाव होगा। तो दूसरा नियम ये बताता है, जबकि प्रथम नियम ऐसा नहीं बताता। क्लियर है? तो ऊष्मा गति का प्रवाहित होने का जो नियम है वो दूसरा है ऊष्मा का, और प्रथम नियम ऐसा नहीं बताता। नेक्स्ट है केल्विन, एक वो हुए थिंकर केल्विन। इन्होंने क्या कहा है? ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। केल्विन के अनुसार, केल्विन कहते हैं कि अगर कोई ऊष्मा है तो उसका पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव होता है। ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। क्लासिक क्या कहता है? क्लासिक के अनुसार ऊष्मा अपने कम तापमान की वस्तु से अधिक तापमान वाली वस्तु की ओर कभी भी नहीं प्रवाहित हो सकती। ठीक है। तो क्लासिक कहता है कि ऊष्मा अपने कम तापमान की वस्तु से अधिक तापमान वाली वस्तु की ओर कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकती। तो क्लासिक ये कहता है, अगर मैं आपको समझाऊं, ये दो नली है, एक ये है और एक ये है। इसमें कम टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, और इसमें ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ये कह रहा कि ये जो कम टेम्परेचर वाली वस्तु है ये ज़्यादा टेम्परेचर की ओर कभी भी प्रवाहित नहीं होगी। ज़्यादा टेम्परेचर वाली वस्तु ही कम वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो इस बात को कौन कहता है? क्लासिक। क्लियर है? एक लास्ट फिर बतला रहा हूं कि कोई भी वस्तु जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जिसका टेम्परेचर कम होगा, दो वस्तु है, ज़्यादा और कम, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर कोई भी वस्तु प्रवाहित होती है, कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की ओर प्रवाहित कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर है? ये क्लासिक भी कहता है और हम भी इस चीज़ को मानते हैं। क्लियर है? तो प्यारे छात्रों और छात्राओं, ये थी आज की हमारी क्लास भौतिक विज्ञान, और पार्ट 2 है, और पार्ट 3 इसका एक पार्ट और रह रहा है, वो हम आपको पार्ट 3 में कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद आपका ऊष्मा से कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप निश्चित होके करने के योग्य होंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको हमने कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों चीज़ें बताई है। आप इस चीज़ को समझते हुए अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और इस वीडियो को 2 से 3 बार आप सुन लीजिएगा और एग्ज़ाम जाके दे दीजिएगा। आप देखना आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है? तो चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसका पार्ट 3 में मिलेंगे नेक्स्ट इसी दिन आपसे। तब तक आप अच्छी तरीके से पढ़ें। थैंक यू।